नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज मैं एसएससी सीजीएल 2021 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। ये पेपर 13/8/21 को हुआ था और हम उसकी फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें PQRS दिए हुए हैं। तो PQRS में हमें सीक्वेंस में एक पैराग्राफ बनाना है। देखिए इसे देखते हैं। A. When we got near, we saw it was steam rising from the hot spring. देखिए एक जब हमने इसे पास जाके देखा तो एक भाप उठ रही थी और हॉट स्प्रिंग मतलब एक जो गर्म फुहारा उससे। तो देखिए जब हम पास गए तो आप इससे पहले हमने दूर से भी देखा होगा। When we saw in the distance a great column of smoke. हमने दूर से देखा एक बड़ी सी चिमनी दिखाई दी हमें धुएं की। We wondered if it came from a chimney or a burning house. और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चिमनी से निकल रही है या किसी जलते हुए घर से निकल रही है। We thought of taking a bath in hot water. देखिए हमने शुरू में तो नहाएंगे नहीं होंगे तो ये तो पहला नहीं हो सकता, ये तो पहला होगा ही नहीं। पहला कौन सा हो सकता है? When we got near, नहीं ये भी नहीं हो सकता। जब हम पास गए We saw in the distance a great column of smoke. तो देखिए पहला ये होगा बी, दूसरा होगा सी। तो बी सी देखते हैं कौन सा होगा। बी सी दोनों में है, ठीक है। तो और उसके बाद होगा हम नहाए तो नहीं होंगे पहले, तो डी वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये तो पहले कैंसिल हो जाएंगे। तो बचे कौन सा? इसका आंसर होगा सी, थर्ड वाला। ये इसका आंसर होगा BCAD। हमने एक दूर से एक कॉलम देखा, एक स्तंभ जैसा देखा किसका? धुएं का। और फिर क्या हुआ? हम चौंक गए कि ये चिमनी से निकल रहा है या जलते हुए घर से निकल रहा है। लेकिन जब हम पास गए तो हमने देखा कि वहां पे एक गर्म झरना या फुहारा है जहां से वो धुआं या भाप उठ रही है। उसके बाद हम गए और हमने उसमें बाथ लिया, हमने नहा लिया उसमें गर्म पानी में। तो इसका आंसर इस तरह से होगा BCAD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया ये ग्रामेटिकल एरर है, उसे बताना है। You must avoid riding in crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. देखिए ध्यान रखें जब भी एक्सपीरियंसेस आएगा तो जनरली एक्सपीरियंसेस हम अवॉइड करेंगे। एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ पे गलती है और यही अपना आंसर हो जाएगा। उसमें कहा गया इसकी जो हिंदी वो ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी राइड नहीं करना चाहिए ऐसी बसों में जो ठसाठस भीड़ से भरी हो, और मेट्रो में भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए जब मेट्रो में बहुत भीड़ हो, रस आ हो, क्योंकि दोनों ही जो है बुरे के बुरे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसेस नहीं आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम जेनरिक का पूछा गया है। तो जेनरिक का मतलब होता है बहुत सामान्य, किस चीज का सामान्य होना। और स्पेसिफिक का मतलब होता है, इसका मतलब सामान्य होगा, और स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होगा, प्रिसाइज का मतलब सटीक होगा, डेफिनेट का मतलब निश्चित होगा, और यूनिवर्सल का मतलब भी सामान्य होगा। तो देखिए इसका मतलब सामान्य भी होता है, इसका मतलब सार्वत्रिक या सर्वव्यापक जो सभी जगह है, ये भी इसका एक मतलब होता है। इसके दो मतलब। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा जेनरिक का सर्वव्यापक मतलब यूनिवर्सल वाला। बाकी ऑप्शन कट जाएंगे तो इस तरह से आंसर यूनिवर्सल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें भरना है, तो इसे देखते हैं। इसमें कहा गया वर्क एंड डोमेस्टिक। देखिए काम और जो घरेलू, घरेलू क्या था? तनाव या घरेलू प्रभाव। उसने क्या कर दिया? काजल को बना दिया क्या? सो टेम्पर्ड। वो जल्दी ही चिढ़ जाती है, जल्दी गुस्सा करने लगती है, सो टेम्पर्ड हो गई है। तो देखिए इसमें जो ग्रेविटी, ग्रेविटी इसका मतलब प्रेशर का मतलब होता है प्रभाव। प्रेशर का मतलब प्रभाव भी होता है, प्रेशर का मतलब बल भी होता है, दबाव भी होता है। ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, तो गंभीरता तो नहीं होगी इसके अंदर क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो गई है। वेट्स का मतलब होगा भार, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्सेस का मतलब होगा सेना या बल। देखिए इसका मतलब सेना होगा और फोर्स का मतलब बल होगा। ये ध्यान रखें, जब फोर्स सिंगुलर होगा तो बल होता है और जब फोर्सेस होगा तब सेना होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, इसका आंसर होगा फर्स्ट। उससे वो प्रभावित हुई और वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ईडीएम पूछा गया, इसमें कहा गया रेज द बार। रेज द बार का क्या मतलब होगा? देखिए रेज द बार मतलब जैसे मान लीजिए ओलंपिक आपने देखा ही होगा। ओलंपिक में जैसे ये हाई जंप होता है तो हाई जंप में क्या करते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी इस लेवल को पार कर देता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इसे उठा दिया जाता है ऊपर। अब ये बार यहाँ पहुंचा दिया जाता है, मतलब बार को हमने रेज कर दिया और एक नया गोल सेट कर दिया। तो क्या होगा? सेट न्यू गोल। सेट न्यू गोल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? टू ग्रो टैलेंट, बड़ा हो जाना, नहीं ये तो नहीं होगा इसका। टू रेज द प्राइस,
मूल्य को बढ़ा देना नहीं, टू विन अ कंपटीशन नहीं, ये होगा इसका टू सेट हायर गोल्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अब नया हमने उसे गोल दे दिया उसे पूरा करने के लिए। तो इसका आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, उसमें क्या गया, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी बताना है, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। देखिए जब सबके सब झुंड बना के, एक झुंड बना के और पूरे एक साथ कहीं पे जा रहे, मूव कर रहे हैं एक पोजीशन ए से बी की तरफ, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग ड्रोव। ऐसे एनिमल को बोलते हैं, मतलब एनिमल के झुंड को ड्रोव बोलते हैं, उनकी पूरा झुंड जा रहा है। और थ्रोंग का मतलब था भीड़, भीड़ लगाना, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। थ्रोंग का मतलब भीड़ भी होता है, थ्रोंग का मतलब भीड़ लगाना भी होता है, और ऐसा जनरली वॉर वगैरह में होता है, उस भीड़ को हम लोग थ्रोंग बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब झुंड होता है, जैसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स हो गया, क्लस्टर ऑफ लोकस्ट हो गया, मतलब टिड्डियों का दल हो गया, या तारों का एक झुंड हो गया। कॉन्स्टेलेशन भी यूज करते हैं, क्लस्टर भी यूज करते हैं स्टार्स के लिए, और क्राउड यूज करते हैं जनरली भीड़ के लिए, सामान्य भीड़ के लिए क्राउड यूज करते हैं। मोब लड़ाकू जो भीड़ होती है, लड़ाई झगड़े करने वाली, उसके लिए यूज करते हैं, वो भी एक भीड़ होती है। आक्रोशित भीड़, क्राउड सामान्य भीड़ होगी, क्लस्टर झुंड होंगे तारों के या टिड्डियों का दल। थ्रोंग मतलब भीड़ लगाना या भीड़ होगा, और ड्रॉप का मतलब होगा आपका मवेशियों का वो झुंड जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये इसका आंसर रहेगा फोर्थ। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि एक ग्रामेटिकल एरर दी है और उसे हमें बताना है कहाँ पे दी है। देखिए सबसे पहले हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, एक इमेजिनरी सेंटेंस और एक कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक इमेजिनरी और एक फैक्चुअल। ये कंडीशनल सेंटेंस जो होंगे दो तरह के होंगे, एक तो होंगे फैक्चुअल जो फैक्ट पर होगा, और एक होंगे इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होंगे। जब भी इमेजिनरी आता है तब हम लोग इस तरह की संरचना को देखते हैं, और फैक्चुअल में कई बार टेंस को हम लोग सिंपल भी लिखा जा सकता है, मतलब टेंस में कोई ज्यादा रूल काम नहीं कर पाते फैक्चुअल में, लेकिन इमेजिनरी में कुछ फिक्स रूल होते हैं, उन्हें हमें फॉलो ही करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे हेड दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे वी विल कभी नहीं हो सकता, हमारा वुड, विल की जगह वुड हो जाएगा और वुड हैव में आएगा। बस यही इसमें गलती है, ये वुड हैव आएगा ना कि विल। तो इसका आंसर यही होगा थर्ड वाला। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा है हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर ना आए होते, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, हमारी जान जा चुके होते, हम मर चुके होते। तो इसका जो आंसर होगा वो विल हैव ना होके वुड हैव आएगा, यहाँ पे गलती है, इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। देखिए बैंक फॉर द बक, पहले देखते हैं कि बैंक का मतलब होता है धड़ाम से मारना, और बक का मतलब होता है, बक के दो मतलब होते हैं। पहला जो मतलब होगा वो हिरन होता है, एक तरह का हिरन होता है, उसके लिए बक यूज करते हैं, वो भी उसमें मेल होता है, मेल हिरन के लिए यूज करते हैं। दूसरा बक एक स्लैंग है अमेरिका में, और स्लैंग वो मनी के लिए यूज करते हैं, डॉलर के लिए, बेसिकली डॉलर को वो लोग बोलते हैं बक। तो इसका जो आंसर होगा वो हम देखते हैं। पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है, डैश अगेंस्ट समथिंग। डैश अगेंस्ट समथिंग का मतलब किसी चीज को तुम गुस्से में किसी चीज का अगेंस्ट मार रहे हो, मतलब अब जैसे प्लेट ले रखी है आपने और दीवार में मार दी, तो डैश अगेंस्ट समथिंग होगा। जैसे somebody dashed his plate against the wall। तो ये इस तरह के सेंटेंस का मतलब, ये इस तरह के जो फ्रेज दिया इसका मतलब ये हो जाएगा वैल्यू, ये मोर वैल्यू फॉर मनी, ये मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी का मतलब होगा कि ज्यादा अच्छा मूल्य है पैसे का, और पैसे कंपैरिजन में। और लेस वैल्यू फॉर मनी मतलब पैसे कंपैरिजन में उसका मूल्य अच्छा नहीं है, और पैसे कंपैरिजन में इसका मूल्य अच्छा है, इसके ये मतलब हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट है। और अगला है सोरोफुल हार्ट। सोरोफुल हार्ट का मतलब जब किसी का कोई ब्रीवमेंट हो गया, कोई लॉस हो गया, और लॉस को रिग्रेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग सोरोफुल हार्ट। तो इसका ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, और इसका होगा, इसका आंसर ये भी नहीं होगा लेस वैल्यू फॉर मनी, इसका आंसर होगा सेकंड वाला मोर वैल्यू फॉर मनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं कर रहे हैं बाकी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ये मोर वैल्यू फॉर मनी, बैंक फॉर द बक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का एंटोनिम बताना है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमे धीमे, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब होता है। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक या यकायक, आकस्मिक रूप से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। रेगुलर का मतलब होगा सामान्य, ये इसका आंसर नहीं होगा। जेंटल का मतलब होगा सभ्य, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्लो का मतलब धीमा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा।
तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया, ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन में दिया गया ये सबडिविजन के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब अगर कहीं पे लगता है कि ग्रामेटिकल एरर आपको लगती है कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, तो उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे सही पार्ट से। चलिए देखते हैं। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। देखिए जो 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 खिलौना है जिसमें ड्रम बजता है, अगर तुम उसके पीछे से दबाओगे तो वो ड्रमर जो है बजाना शुरू कर देगा ड्रम को। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। देखिए ये फैक्चुअल सेंटेंस है, इसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा प्रेस, यहाँ पे एक ही जगह पे प्रेस नहीं आएगा जहाँ पे कंजंक्शन जुड़ा हुआ इफ, यहाँ पे विल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। विल उस कंडीशन में आएगा जब कंडीशनल सेंटेंस होगा और जब इमेजिनेशन की गई होगी या भविष्य के बारे में बताएगा, आपकी प्लान के बारे में बताएगा, उस तरह के सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं विल। इसमें नहीं होगा, ये फैक्चुअल सेंटेंस है। अब देखते हैं आगे। प्लेड तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है तो इसका आंसर दोनों सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड, प्रेस्ड क्यों आएगा? नहीं, ये भी नहीं आ सकता। विल प्ले, देखो विल आ गया, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। आसानी से आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ऊपर क्वेश्चन है। वो कह रहा कि 3 किताबें हैं, वो नॉवेल्स हैं और प्रत्येक किताब अपने आप में पूरी है, उसके लिए दूसरी किताब का सीक्वल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीजों, ऐसी किताबों को क्या बोलते हैं? देखिए ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 गुना, इसका मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ट्रायमविर का मतलब होगा कि 3 लोगों के द्वारा शासन को रूल करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ट्राइवेट का मतलब होगा ट्राइपोड, ट्राइवेट जो वर्ड होता है इसका मतलब ट्राइपोड होता है। आप ट्राइपोड तो जानते हो क्या होते हैं ट्राइपोड, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ट्रायोलॉजी मतलब 3 किताब मिलके जो बनती हैं और जो अपना में पूरी होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ट्रायोलॉजी बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनिम बताना आपको। सीज का मतलब होता है किसी को जब्त कर लेना, कंट्रोल में लेना, उसे पकड़ लेना। तो सीज। कैच का मतलब ही वही सेम मतलब है, सिनोनिम हो जाएगा इसका। ग्रैब का मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा। और देखिए ग्रैब और कैच में दोनों में क्या अंतर है? कैच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना जो मूव कर रही है, ठीक है। और होल्ड का मतलब होता है जो रुकी हुई चीज है कोई, उसका मतलब ही पकड़ना होता है। ग्रैब का मतलब होता है अचानक से पकड़ना, आपने उसे अचानक से पकड़ लिया तब ग्रैब कर लेंगे। लूजन का मतलब होता है ढीला छोड़ देना, जाने देना। तो लूजन इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम इसका यही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और स्नैच का मतलब होगा छीनना, खींचना उसे, जैसे चैन को स्नैच करना, चैन को हथियार खींच लिया आपने। तो इसका आंसर ये स्नैच नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड वाला लूजन, मतलब ढीला, जाने देना उसे। तो सी का आंसर हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन में पूछा गया कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। रेजिम का मतलब होता है रूल करना, रेजिम का जो मतलब होगा रूल करना, शासन करना। तो इसका जो आंसर है वो यही है, रूल ही है। टेरिटरी का मतलब होगा अधिकार क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। स्पेस का मतलब जगह होगा और कंट्री का मतलब देश होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं आगे। देखिए फिर से एक पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन आ गया। पीक्यूआरएस में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जंबल सेंटेंस दिए हुए, बल्कि यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है। देखिए इसमें जंबल सेंटेंस दिए और हमें एक कोहेरेंट पैसेज बनाना है ताकि उसे अच्छे से आपको उसका मतलब क्लियर हो जाए कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। और इस तरह से ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4। आइए देखते हैं इसे। देखिए बट द ईगल, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैंने जब भी पीक्यूआरएस के क्वेश्चन कराए हैं, ये जंबल सेंटेंस के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैंने बताया कि बट से जनरली सेंटेंस शुरू नहीं होता, ओपनिंग नहीं हो सकती। तो ये इसको हम कंसिडर करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। देखिए फिर पढ़ लेते हैं। बट द ईगल इन रैथ गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवॉर्ड हिम। देखिए लेकिन ईगल ने क्या किया, चील ने क्या किया, गुस्से में अपने पंखों को फ्लैप किया, मतलब फड़फड़ाया, जिससे क्या हो गया एंड, और सीधे तरीके से क्या किया, सीज अपॉन कर लिया, मतलब पकड़ लिया किसे, हेयर, खरगोश को, और उसे खा लिया। डिवॉर्ड का मतलब निगल लिया उसे। पहले का मतलब तो ये हो गया। दूसरे को देखते हैं। द बीटल देयरफॉर, और इसलिए बीटल ने क्या किया, इंटरसीडेड, बीच में आ गया। अब देखिए हमें तो पता ही नहीं कि बीटल क्यों बीच में आया। विद ईगल बेगिंग ऑफ हिम, और उसे मांग रहा है, उसे प्लीड कर रहा है, मांग रहा है, नॉट टू किल, मत मारो किसे, सप्लायंट, जो प्रार्थी है, जो मांग रहा है, जो एक तरह से मांग रहा है और जो एक तरह से बेगिंग कर रहा है कि मुझे मत मारो, प्लीड कर रहा है किससे, विद हिम नॉट टू किल सो स्मॉल एनिमल, इस गरीब जानवर को मत मारो। ये गरीब जानवर कौन है, हेयर है, हेयर मतलब खरगोश है। अब देखते हैं सी। व्हेन द ईगल फ्लू अवे, जब
चील उड़ गई, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, और बीटल भी उसके पीछे पीछे उड़ गया। बीटल मतलब एक तरह का भौरा होता है, छोटा कीट होता है। टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, ये जानने के लिए कि उसका घोंसला कहाँ पर है। डी, अ हेयर, देखिए यहां से इसकी शुरुआत हुई, अ हेयर बीइंग परस्यूड, एक खरगोश का पीछा किया जा गया एक चील के द्वारा। टुक हिमसेल्फ फॉर रेफ्यूज, और उसने क्या किया, वो खुद को ले गया कहां पर, रेफ्यूज, शरण पाने के लिए, किसकी, टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल, घोंसले में एक बीटल के, whom ही बेग टू, और जिससे उसने मांगा, क्या मांगा, कि मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो। देखिए यहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये पहला होगा। दूसरा, अब देखिए एक जो खरगोश है उसका पीछा ही किया जा रहा है एक चील के द्वारा, और उसके पीछे एक चील पड़ी है, और वो एक बीटल के पास गया उसके घोंसले में और कह रहा है कि मुझे बचा लो। तो बीटल ने क्या किया, बीटल उसके बीच में आ गया। बीटल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा बीच बचाव करता हूं। तो इसलिए बीटल बीच बचाव करने के लिए इंटरसीड कर गया ईगल के और हेयर के बीच में। लेकिन ये दूसरा हो जाएगा, लेकिन चील ने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी और अपने पंख फड़फड़ाए और बीटल साइड हो गया, और उसे क्या किया, स्ट्रेट अवे साइड, मतलब सीधे तौर पर उसे खा लिया, खरगोश को मारकर खा लिया। ये तीन हो गए। अब उसके बाद क्या किया, अब वो वहां से उड़ गई, लेकिन बीटल भी उसके पीछे पीछे उड़ गया ये जानने के लिए कि उसका घोंसला कहाँ है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे डी, बी, ए और सी। देखते हैं डी, बी, ए, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी ये नहीं होगा, ये पहला इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, ए, सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए 15 क्वेश्चन पूछा गया कि फिल द ब्लैंक्स बताना है। तो इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, इंडिया जो है आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ रहा है। टू, क्या करने के लिए हमें नहीं पता है। 21 मिग 19, ये मिग 19 जो होते हैं वो एक एयर फाइटर होते हैं, मतलब फाइटर जेट होते हैं। और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर फ्रॉम रशिया, रशिया से पाने के लिए, अलॉन्ग विद अपग्रेड्स, और साथ ही में उसके क्या, अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स, उसकी जो फ्लीट्स है उसके अपग्रेड्स के लिए भी वो क्या कर रहा है, प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है आधिकारिक तौर पर। तो देखिए अचीव का मतलब होता है कुछ हासिल करना, तो अचीव तो इसमें नहीं आएगा। कुछ एफर्ट की तरह अचीव करना, ये नहीं आएगा इसमें। एडवांस का मतलब प्रगति करना होगा, ये भी नहीं आएगा। अकम्प्लिश का मतलब किसी कार्य को सिद्ध करना, ये भी नहीं आएगा। प्रोक्योर मतलब होगा प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, तो प्रोक्योर इसका आंसर हो जाएगा, प्रोक्योर होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकरेक्टली वर्ड जो है उसे बताना है। देखिए विल्डरनेस का मतलब होता है बियाबान या जंगल, और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक दी हुई है। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना, उसका नासो नाबूद मिटा देना, उसे एक्सटर्मिनेटेड बोलते हैं। अनमैनेजेबल का मतलब है जिस चीज को आप मैनेज ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, उसे बोलते हैं अनमैनेजेबल, बिल्कुल ठीक है। वायलेंस का मतलब हुआ हिंसा, लेकिन इसमें गलती लिखी हुई है, नहीं ये सही है लेकिन सॉरी माफ कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें यही गलत था, इसका जो आंसर था वो ये था, VOILENCE, ये ठीक लिखा हुआ। तो इसका इसका आंसर ये था, और ये गलत लिखा हुआ है, ये वॉयलेंस, वॉयलेंस इसका आंसर हो जाएगा, ये वॉयलेंस इसका आंसर है। चलिए वैसे तो ये चारों ठीक ही लिखे हुए थे, लेकिन ये इस तरह से लिखा हुआ था, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में नो सब्स्टिट्यूशन पूछा गया आपसे, अगर कोई लगता है आपको कहीं पे गलती है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे सेंटेंस से, दूसरे पार्ट इस इन फ्रेजेस जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं इसको क्या लिखा है इसमें। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ धुलते समय, रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकंड, कम से कम आप 20 सेकंड तक उन हाथों को अच्छे से रगड़े। तो रिमूव करने के लिए क्या, माइक्रोब जो छोटे सूक्ष्म जीव है उन्हें हटाने के लिए अपने हाथ से। देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती है, तो इसका जो आंसर है वो नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। बाकी ऑप्शन को आप देख लीजिए, देखते जरा। माइक्रोब्स ऑन दे, नहीं ऑन दे तो कभी नहीं आएगा, ऑन देम आएगा हाथों से। द माइक्रोब्स ऑन दोज नहीं भी नहीं आएगा, द माइक्रोब्स ऑन देयर ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन, कोई गलती नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि ये डायरेक्ट दिया आपको इनडायरेक्ट पूछा गया कि ये डायरेक्ट दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट बताना है। देखिए इसे बोलते हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहली चीज हमें जो देखनी पड़ती है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो जोड़ता है वहां पे वहां पे क्या लगा हुआ है। ज्यादातर गलतियां यहीं पे एग्जामिनर आपसे पूछता है। देखिए सब में सेट दैट है और सेट दैट ही आना चाहिए, तो मतलब ये तो चारों इस तरह से ठीक है। द डॉक्टर सेट दैट एवरीथिंग आर, देखिए यहाँ पे पास्ट में बात की गई है तो ये सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अनुसार चलता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चलता है ये रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे आर आ गया प्रेजेंट में, जबकि आना चाहिए पास्ट में, तो गलती होगी, ये गलत हो गया।
डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, देखिए फिर से प्रेजेंट में आ गया, ये भी गलत हो गया। और आप एक बात बताइए मुझे, एवरीथिंग के साथ तो आर वैसे भी नहीं लगता, तो आर तो बिल्कुल, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी, विल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो तीन तो ऑप्शन कट गए, बचा कौन सा, फोर्थ, यही इसका आंसर होगा। देखते जरा, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज, देखिए पास्ट में क्या, गोइंग टू बी ऑलराइट, सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ यार ठीक ही था, डॉक्टर ने ये कहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बताना है। 19th क्वेश्चन, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। जो परीक्षक है वो कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कैलकुलेटर्स को ले जाने की और परीक्षा भवन में। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा, द स्टूडेंट से सब शुरू किए गए, बिल्कुल ठीक है। और फिर देखते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। देखिए यहाँ पे इज एडवाइजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड आएगा। देखते हैं वो किस में लिखा है, हैव बीन, देखिए गलत हो जाएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। देखते हैं, वर नहीं, ये भी नहीं आ सकता, वर क्यों आएगा प्रेजेंट में, तो आर बीइंग एडवाइज बिल्कुल ठीक है। और इसमें वर एडवाइज, ये भी पास्ट में होगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सही स्पेलिंग है। पीसफुल, देखिए जो पीसफुल लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसकी जो स्पेलिंग होगी वो होगी PEACEFUL, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक, यस ठीक है। स्पेसिफाइड का मतलब होगा विशिष्ट, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और क्रिएचर का मतलब होगा जीव, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आ गया कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन है ये, मतलब कॉम्प्रिहेंशन कैसा, इसमें कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो दिए हुए हैं भरने, इसे क्लोज टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्लोज टेस्ट बोलते हैं इसे। देखते हैं इसे, पहले क्वेश्चन को, पहले इसका मतलब जानते हैं, फिर इसके क्वेश्चन, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, मतलब एक एक जो टूरिस्ट होता है जो भूटान यात्रा करने जाता है, वो क्या लेके जाता है वहां से, हनी जरूर लेके जाता है, शुद्ध हनी, स्पेशली पुत का नाम है ये पुत का। वो कैसा हनी है, वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब जो जितने माइक्रोब्स का जो हमला हमारी बॉडी पर होता है उसे वो खत्म कर देता है। और कह रहा है हनी प्रोड्यूस्ड, देखिए प्रोड्यूस के साथ क्या आता है, जब भी प्रोड्यूस आएगा तो किसी के द्वारा हो रही, तो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाई यहाँ पे आ जाएगा आंसर, और बाई इसका आंसर होगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा। और थ्रू नहीं आएगा और विद नहीं आएगा। प्रोड्यूस बाई मेलिपोना बीज, उस बी के द्वारा पैदा किया जा रहा है ये हनी। और वो कह रहा है कि वो बी कैसी है, स्टिंगलेस है, उसके पास स्टिंग नहीं है, वो काटती नहीं है। कह रहा है अब ब्रीड है ये, एक नस्ल है, फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि संरक्षित इलाकों में पाई जाती है, समुद्र तल से लगभग 700 से 1500 मीटर के बीच। तो जब भी बीच आ गया तो बीच के लिए कौन सा वर्ड यूज कर देंगे, देखिए मिड्स नहीं, मिड्स का मतलब बीच होता है लेकिन अलग सेंस में यूज होगा, बिटवीन आएगा इसका आंसर, उसके बीच पाई जाती है, तो ये बिटवीन इसका आंसर हो जाएगा। आफ्टर के बाद नहीं, अमंग नहीं, अमंग नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ड्यू टू, देखिए ड्यू है उसके बाद तो टू ही आएगा, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको सबको पता ही होगा क्योंकि आप तो एसएससी की तैयारी करें। तो इसके बाद क्या आएगा, ड्यू के साथ फोर तो कभी नहीं आता, ड्यू के साथ टू आएगा, एट नहीं आएगा ना ही ऑफ आएगा, तो टू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, ड्यू टू, ये आंसर हो जाएगा ड्यू टू। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, क्यों, क्योंकि उनके स्मॉल साइज के होने के कारण दे कैन गेट, वो पा सकती हैं क्या, गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ले सकती हैं। देन देखिए, देन रेगुलर, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया जो सामान्य हनी बीज है, जो सामान्य जो शहद बनाने वाली मक्खियां हैं उनसे, यहाँ पे देन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है, देखिए एंड तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ तो गलती होगी, यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है, एंड एंड तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। देन का मतलब होगा तब, ये भी नहीं आएगा, ये वाला देन आएगा। और दो का मतलब होता है, दो का मतलब होता है कि यद्यपि, एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन का मतलब होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब होता है तब दो यूज करते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा थर्ड में देन आ जाएगा, यहाँ पे देन, देन आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट को, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ है, हाँ, उसके बाद वो कह रहा है कि इट हैज अ टैंगी सॉर टेस्ट, इसके इसका जो स्वाद है वो थोड़ा खट्टा है। एंड कैन, देखिए यहाँ पे देखते हैं, एंड कैन यहाँ पे ट्रीट कर सकता है ना ये, तो ट्रीट के लिए काम तो नहीं कर सकता, काम मतलब होता है शांति, शांति करना है, शांत करना, ये नहीं होगा। पैसिफाई का मतलब होगा किसी मसले को शांत करना,
तो ये भी नहीं होगा। अपीज का मतलब भी शांत करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। सूद मतलब होता है राहत देगा आपको, राहत, राहत देगा, राहत देना, ये सूद होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सूद। तो कैन सूद योर सोर थ्रोट, जो तुम्हारा गले में खराश है उसे ठीक कर सकता है इन मैटर ऑफ मिनट, कुछ ही मिनट में। तो इस तरह से ये आपकी जो शिफ्ट है वो पूरी हो गई है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए 25 क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको ये जो क्वेश्चन है मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई सुझाव देना तो आप कमेंट में जरूर लिखना। और देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।